Hello students, today we'll start chapter number 1 of class 8th of subject science, crop production. First of all, we'll start with the topic agriculture. Now, what is agriculture? You know that India is a land of agriculture. Most of the 90% citizens are engaged in agriculture, or we can say that 90% income is based on the agriculture only. Now, what is agriculture? Agriculture actually is a practice or the science that deals in the growth of plants and animals. What is agriculture? It's a science or it's a practice that deals in the growth of plants and animals for human use, for the human consumption, for the need of humans. So that is your agriculture. Now in agriculture we have different type of crop plants that we used to cultivate. Clear? So these are the crop plants we used to cultivate: cereals like wheat, rice, paddy, that is, etc. Then we have fruits, we have vegetables. Fruits and vegetables comes under the category of horticulture. Then we used to cultivate pulses also. So whatever things we are cultivating in a large scale in order to meet the requirement of human consumption, these all are crop plants, large scale, and this all comes in the category of agriculture only. Okay, now in India we have two types of crops, or we have two type of seasonal crops that are being cultivated. We have types of crops. We have kharif crop and we have rabi crop. Kharif crop, generally kharif crops are cultivated in the starting of जून और अक्टूबर के स्टार्टिंग में इन्हें कल्टीवेट किया जाता है, और बाद में इन्हें हार्वेस्ट जून के स्टार्टिंग में एक्चुअली उन्हें कल्टीवेट किया जाता है, और दिस इज स्टार्टिंग ऑफ द रेनी सीजन. तो इनको एक तरह से समर क्रॉप भी हम कहते हैं, या मानसून क्रॉप भी कह सकते हो आप. तो ये जून के स्टार्टिंग में जो है कल्टीवेट किए जाते हैं. अक्टूबर के आते आते इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है. इसमें एग्जांपल आपके हैं राइस हो गया, मेज़ हो गया, कॉटन हो गया, एक्सेट्रा. तो ये आपके जो है खरीफ क्रॉप हो गए. वहीं पे आपके रबी क्रॉप जो हैं वो अक्टूबर के स्टार्टिंग में, मीन्स जैसे ये क्रॉप ख़त्म होता है उसके बाद अक्टूबर के एंड में आप इस जो है उसे हार्वेस्ट, उसे जो है कल्टीवेट किया जाता है, उसे जो है सो कर दिया जाता है, और मार्च या अप्रैल के बीच में उसे जो है हार्वेस्ट कर लिया जाता है. इट इंक्लूड्स वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, एक्सेट्रा. तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि रबी क्रॉप में आते हैं. ये दो तरह के क्रॉप्स हैं जो हमारे इंडिया में कल्टीवेट किए जाते हैं एज़ पर द सीजन्स, एज पर द मंथ्स, और इनकी हार्वेस्टिंग भी उसी अकॉर्डिंग होती है. नाउ इन दिस टॉपिक वी विल सी अबाउट द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. एग्रीकल्चर के बारे में हमने देखा कि एग्रीकल्चर एक प्रैक्टिस थी, एक साइंस थी जिसमें हम क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं प्रॉपर स्टेप्स लेकर के. अब एग्रीकल्चर बिना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के तो हो नहीं सकता. तो व्हाट आर दिस प्रैक्टिसेस? लेट्स सी फ्रॉम द बिगनिंग. फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है सॉइल प्रिपरेशन का. किसी खेती को, किसी एग्रीकल्चर को करने से पहले हमें सॉइल को रेडी करना है. अवर सॉइल शुड बी रेडी फॉर द कल्टीवेशन. अगर हमारा सॉइल ही रेडी नहीं है तो हम किसी टाइप का कोई कल्टीवेशन नहीं कर सकते. तो सॉइल प्रिपरेशन में सबसे पहले है हमारा प्लोइंग. व्हाट इज़ प्लोइंग? Plowing is a process of making the soil loose by using a implement plow. इस तरह का एक एपरेटस होता है, इम्प्लीमेंट, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होता है ऐसे करके. इन दिस वे इट इज़ दिस अ प्लो. तो इट्स अ प्लो. तो हम क्या करते हैं, इस प्लो का यूज़ करके हम सॉइल को टिल करते हैं, और टिल करने के बाद उसे हम लूज़ कर देते हैं. और जब सॉइल लूज़ हो जाता है, और प्लस लूज़ होने के साथ साथ सॉइल टर्न भी हो जाता है. जो सॉइल ऊपर होता है वो टर्न होकर के नीचे चला जाता है, और जो फील्ड पे अच्छे से ह्यूमस और न्यूट्रिशन होता है वो मिक्सअप हो जाता है. प्लस सॉइल कैसा हो जाता है? पोरस हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने के साथ साथ डीप इनसाइड तक आपकी एयर भी पेनिट्रेट कर जाती है, जिससे प्लांट्स को बहुत इजी हो जाता है ऑक्सीजन ऑब्टेन करने में. प्लस जो न्यूट्रिशन वाले, जो ऑक्सीजन की रीच है वो डीप तक चली जाती है, और जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, क्रॉप प्लांट्स की, वो ईजिली उस सॉइल को होल्ड कर सकती हैं. तो ये प्लोइंग है. प्लोइंग मीन्स द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ सॉइल प्रिपरेशन, दैट इज़ टू मेक द सॉइल लूज एंड पोरस. उसके बाद जब हम प्लोइंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें बड़े बड़े क्रम्स निकल आते हैं, दैट इज़ सॉइल क्रम्स. सॉइल क्रम्स यानी मिट्टी के बड़े बड़े डेले.
ठीक है। तो अब उनको वापस से छोटी मतलब उनको जो फाइन क्ले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक वुडन प्लैंक होता है, उस वुडन प्लैंक को हम लेते हैं। उस वुडन प्लैंक को, एक बात और बता दें कि प्लोइंग में आजकल हम लोग जो है ट्रैक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। बहुत पहले बुलक्स का यूज़ होता था, लेकिन अब हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं। इन सभी प्रोसेस के लिए हम लोग ट्रैक्टर का ही यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर्स आर बीइंग यूज्ड। तो वापस आते हैं लेवलिंग पे। तो जैसे बड़े बड़े क्रम्स होते हैं, तो एक वुडन प्लैंक होता है, वुडन प्लैंक लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टाइप का जो होता है, उसको प्लैंक बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और उस प्लैंक को जो है ट्रैक्टर में बांध दिया जाता है। उसके बाद वो प्लैंक पूरे फील्ड पे ऐसे चलता है, और जिससे ये बड़े बड़े जो मिट्टी के डेले होते हैं, जो क्रम्स होते हैं, सॉइल क्रम्स, वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और उससे हमारा पूरा लैंड एक यूनिफॉर्म लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि पोरस भी रहता है लेकिन यूनिफॉर्म भी रहता है, जिससे आगे बहुत से बेनिफिट हमको होंगे। जैसे इरिगेशन करते समय जब पानी हम देंगे क्रॉप फील्ड को, तो पानी हमारा इक्वली, जो वाटर है हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसलिए लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैन्यूरिंग। सपोज दैट यू आर क्रॉपिंग, यू आर गोइंग टू कल्टीवेट एनी क्रॉप। किसी क्रॉप को आपको कल्टीवेट करना है, लेकिन जिस क्रॉप को आपको कल्टीवेट करना है उस फील्ड में उस क्रॉप की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, यानी उसको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले से उस लैंड को मैन्यूरिंग करके उसे अच्छे से उस न्यूट्रिशन में रिच कर देते हैं। जब वो न्यूट्रिशन रिच हो जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि हमारा जो वो जो क्रॉप होगा वो इजीली उसमें डेवलप होगा। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद लेवलिंग के बाद हम उसमें मैन्यूरिंग करते हैं, यानी कि जगह जगह पे हम मैन्यूर्स को, मैन्यूर क्या था, मैन्यूर वाज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स वगैरह से ऑर्गेनिक मैटर हमारा बनता है, काउ डंग वगैरह, उसको हम डिकम्पोज करके फिर उसे यूज़ करते हैं, उसे हम पूरे फील्ड में डाल देते हैं। तो वो एक तरह से मैन्यूरिंग का काम करता है। तो ये तीनों स्टेप करने के बाद हमारा जो सॉइल है वो रेडी हो जाता है कल्टीवेशन के लिए। क्लियर। अब जब कल्टीवेशन हमारा हो जाता है, उसके बाद हम जो अगला प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा सिलेक्शन ऑफ सोइंग सीड। उसमें हमको नेचुरली सीड को सो करना है, लेकिन सीड को सो करने से पहले हमको सीड सिलेक्ट भी तो करने हैं। तो बेस्ट मेथड जो होता है, या तो आप मार्केट में जा कर के अच्छे सीड्स को, अच्छे हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड्स क्या होते हैं, हाइब्रिड सीड्स वो होते हैं जो कि दो अलग अलग क्रॉप्स की अच्छी क्वालिटीज़ को मिला करके एक क्रॉप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हम मार्केट में जा कर के अच्छे हाइब्रिड सीड्स को ला सकते हैं। अगर हमारे घर में सीड रखे हैं, उनमें अच्छे सीड कौन से हैं ये कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर ले लेते हैं। उस कंटेनर में हम पानी भर लेंगे, वाटर, एंड विल पोर ऑल द सीड्स, सारे सीड को हम उसमें डाल देंगे। तो जो सीड हमारे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, कुछ सीड हमारे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, कुछ सीड हमारे ऊपर फ्लोट करेंगे। तो ये जो ऊपर के सीड हैं, यानी कि जो फ्लोट कर रहे हैं, ये सीड एक्चुअली हमारे कैसे हैं, ख़राब सीड हैं। और जो हमारे नीचे सीड सिंक हो चुके हैं वो हमारे सीड कैसे हैं, अच्छे सीड हैं। तो इन ये वाले सीड्स को हम कलेक्ट कर लेंगे फॉर सोइंग, क्योंकि जो कल्टीवेट हमको देगा वो कौन सा सीड देगा, ये। तो इस तरह से हम अपने घर में भी सीड्स के सिलेक्शन को कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सीड सिलेक्ट करेंगे, या मार्केट से जो अच्छा सीड आपको चाहिए, हमारे फीड के अकॉर्डिंग, हमारे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो भी होगा उसे लेकर के हम उसमें सोइंग करेंगे। अब सोइंग करने के दो प्रोसेस होते हैं आपके। एक आपका होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ब्रॉडकास्टिंग, और दूसरा है आपका सीड ड्रिल मेथड, सीड ड्रिल मेथड। ठीक, सीड ड्रिल मेथड। ना ब्रॉडकास्टिंग एक तरह का मैनुअल मेथड है। कैसा मेथड है, मैनुअल मेथड। मैनुअल मतलब हाथ से हम जो है सीड को लेकर के ऐसे 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 फेंकते हैं, तो दैट इज़ योर ब्रॉडकास्टिंग मेथड। और उसके अलावा सीड ड्रिल, सीड ड्रिल एक मैकेनिकल मेथड है जिसमें एक मशीन होती है। उस मशीन को यूज़ करते हैं हम लोग। कैसे यूज़ करते हैं, उसमें ऊपर एक ऐसे फनल होता है, और ये ऐसे लॉन्ग होता है, और ये उस प्लो के साथ अटैच्ड होता है ऐसे करके। इसमें हम जो है सीड को डालते हैं, यहाँ से हमारे सीड्स डाले जाते हैं, यहाँ से हमारे सीड्स डाले जाते हैं, और ये सीधे जो है अंडरग्राउंड में पहुँच जाते हैं। इस सीड का ये फ़ायदा रहता है कि हमारे जो सीड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं, इक्वल डेप्थ पे रहते हैं, जिससे हमारे प्लांट्स के बीच में, क्रॉप के प्लांट्स के बीच में ओवर क्राउडिंग नहीं होती है, एंड दे वोंट फाइट फॉर एनी टाइप ऑफ
सप्लीमेंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर देयर जनरेशन, जैसे सनलाइट हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, उसके लिए फाइट नहीं करते हैं, उनकी एक प्रॉपर स्पेसिंग होती है, उनके बीच में बराबर जगह होती है, तो सीड ड्रिल का एक बेटर यूज़ है. तो दिस हाउ द सिलेक्शन ऑफ सीड एंड देन हाउ वी यूज टू शो द सीड बाय ब्रॉडकास्टिंग मेथड या सीड ड्रिल मेथड. अब उसके बाद जब हमारा सोइंग हो चुका है, सोइंग करने के बाद जब थोड़ा सा जर्मिनेशन हो जाता है, क्रॉप्स हमारे कल्टीवेट हो चुके हैं, ग्रो हो चुके हैं, तो बात आती है उनको इरिगेट करने की. तो इरिगेशन प्रोसेस भी आपका कई तरीके से होता है. पहले कुछ होते थे, अब कुछ होते हैं, कि टाइम के अकॉर्डिंग सारे प्रोसेस हमारे चेंज होते रहते हैं. सो इन इरिगेशन वी हैव टू टाइप ऑफ मेथड्स. इन इरिगेशन वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेथड्स. लेट्स सी. एक तो आपका हो गया ट्रेडिशनल मेथड, और एक आपका हो गया मॉडर्न मेथड. क्लियर. सो ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड दोनों को देखेंगे हम, दोनों में क्या फ़र्क है. ट्रेडिशनल मेथड जो ओल्डन डेज में पुराने मेथड यूज़ होते थे उनकी हम बात करेंगे पहले. तो ट्रेडिशनल मेथड्स आर द ओल्ड मेथड्स दैट वेर यूज्ड इन वेरी ओल्ड टाइम. ट्रेडिशनल मेथड्स में आपके सारे मेथड्स जो हैं, जो मोस्टली जो मैनुअली मेथड्स थे, जितने भी मैनुअल मेथड्स थे वो सब आपके ट्रेडिशनल मेथड्स में ही यूज़ होते थे. जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स में आपका आता है वी हैव मोट, MOAT, मोट, दैट वाज द पुली सिस्टम. इसको हम पुली सिस्टम कह सकते हैं, पुली सिस्टम. क्लियर. पुली सिस्टम है. मोट चेन पंप होता है इसमें. एक पुली सिस्टम होता है, उसमें लाइक वी हैव अ बकेट, वेल टाइप का कुछ होगा, उसमें से बकेट होगा और पानी को निकाल करके फिर हम डालेंगे. तो एक आपका ये हो गया. बुक में सब फिगर्स आपके दिए गए हैं, यू कैन जस्ट सी इन द बुक. पिक्चर इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई आई एम जस्ट राइटिंग द नेम, बट यू कैन टेल आउट योर बुक. जो पेजेस मैंने सेंड किए थे उसमें ये हैं पिक्स, तो आप देख सकते हो, आप नेट में भी देख सकते हो. उसके बाद दूसरा है आपका ढेकली हो गया. उसके बाद ढेकली एंड राहत, ये भी आपका एक तरह का ओल्डन सिस्टम है. इसमें लीवर सिस्टम होता है. ये जैसे पुली सिस्टम था, इसमें लीवर था, ऐसे लीवर की तरह कोई चीज़ से पुश की जाएगी और वहाँ से पानी गिरेगा. तो इस तरह से ये कुछ हमारे ओल्डन मेथड्स में आते हैं. मोट, चैन पंप, देन ढेकली एंड राहत, ये कुछ आपके ट्रेडिशनल मेथड्स में आ गए. क्लियर. ये इनकी पिक्स आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा ज़्यादा. नेक्स्ट वी हैव द मॉडर्न मेथड. मॉडर्न मेथड्स में हमारे पास 2 मेथड्स हैं, बहुत कॉमन है. एक मेथड हमारा हो गया स्प्रिंकलर मेथड. क्लियर. और दूसरा हमारा हो गया स्प्रिंकलर के मेथड, हमारा हो गया दूसरा ड्रिप इरीगेशन. नेक्स्ट इज ड्रिप इरीगेशन. ठीक है, ड्रिप सिस्टम. क्लियर. स्प्रिंकलर मेथड आपका मॉडर्न मेथड है. इसमें क्या होता है कि पूरे फील्ड में पाइपलाइन सेट की जाती है, और पाइपलाइन सेट करने के बाद, जैसे ये पाइपलाइन पूरे में सेट कर दी गई है, पूरे में पाइपलाइन सेट कर दी जाती है. उसके बाद जगह जगह पे छोटे छोटे आउटलेट्स करके यहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगा दिए जाते हैं, ऐसे करके. तो जब वो स्प्रिंकलर्स चलते हैं तो स्प्रिंकलर एक वाइड एरिया को कवर करता है और पूरे में वो पानी को स्प्रिंकल करते हैं, जिससे एक नेचुरल रेन का फॉर्म मिलता है और पूरे फील्ड में वाटर इक्वली स्प्रेड हो जाता है, जिससे वाटर लॉगिंग, जो एक्सेस ऑफ वाटर डिकम्पोज हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, उससे भी बचा जा सकता है. और प्लस वाटर की जो वेस्टेज है वो स्टॉप हो जाती है. क्लियर. तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम है. इसमें यूज़ ऑफ स्प्रिंकलर्स होता है, नोजल्स वगैरह होते हैं स्प्रिंकलर में, आप बुक में पढ़े होंगे सब चीज़ें. तो स्प्रिंकलर में मोस्टली हम स्प्रिंकलर्स का यूज़ करते हैं. उसके बाद ड्रिप इरीगेशन में आपका एक अलग फॉर्मेट है. इसमें पूरे फील्ड में पाइपलाइन होती है. इसको ज़रा सा इरेज कर देते हैं. ड्रिप इरीगेशन की बात करेंगे तो ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है कि जैसे ये आपका प्लांट है, ये इसकी रूट है. तो जो पाइपलाइन होती है वैसे जाती है और यहीं पर एक छोटा सा छेद बनाया जाता है, एक स्मॉल होल बनाया जाता है. सब पूरे फील्ड में होता है. और इस पाइपलाइन में जब वाटर छोड़ा जाता है तो वो पानी यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप उस पेड़ की, यानी उस प्लांट की रूट पर गिरता है. तो दिस इज़ द ड्रिप इरीगेशन सिस्टम. ड्रिप मतलब होता है बूंद. तो बूंद बूंद करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप, दैट वाटर यूज टू फॉल ऑन द रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट. हैंस दिस सेव्स द वेस्टेज ऑफ वाटर. इससे क्या होता है कि इसके आसपास की ज़मीन जो है उसमें पानी नहीं जाता, जहाँ ज़रूरत है हमको वहीं पे पानी जाता है. जनरली बाकी
उसमें क्या होता है कि पानी यहाँ भी भरा हुआ है, यहाँ भी भरा हुआ है, जिसका यूज़ नहीं, ये प्लांट तो अपने नीचे यहाँ के वाटर को यूज़ करेगा। तो इसमें वेस्टेज ऑफ वाटर का जो है एक कंजर्वेशन ऑफ वाटर हो जाता है, वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता इसमें। और जनरली ये दोनों मेथड उन जगहों पर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर है या स्कैसिटी ऑफ वाटर है। दिस वाज अबाउट योर इरिगेशन। इस तरह से अपने क्रॉप को हम इरिगेट करते हैं। तो सॉइल प्रिपरेशन हमने देखा, उसके बाद हमने सिलेक्शन ऑफ सीड्स देखी, और उसके बाद हमने उनके जो है सोइंग का प्रोसेस देखा, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग मेथड था और आपका सीड ड्रिल मेथड भी था। उसके बाद हमने इरिगेशन में ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड देख लिया। क्लियर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो एक वर्ड मैंने भी यूज़ किया था इरिगेशन से जुड़ा हुआ था, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग क्या था? वाटर लॉगिंग, जनरली वाटर लॉगिंग एक कंडीशन होती है कि जब जैसे आप पानी इरिगेशन कर रहे हो, आप फील्ड को इरिगेट कर रहे हो आप, और इरिगेट करते वक्त कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, और उस पानी के भरने की वजह से क्या होता है वहाँ पर, वो पानी वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, और एक्यूमुलेट होने की वजह से वहाँ पे प्रॉपर एरिएशन नहीं होती है, और जब प्रॉपर एरिएशन नहीं होगी तो वहाँ के क्रॉप्स सूख जाएंगे, सड़ जाएंगे एक्चुअली। तो इट्स अ कंडीशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द क्रॉप फील्ड। ये एक तरह की कंडीशन है जब हद से ज़्यादा पानी उस फील्ड में एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसकी वजह से जो आपके क्रॉप फील्ड्स हैं वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली हर सॉइल की एक अलग अलग लिमिट होती है अपने वाटर को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। तो जिसमें जितना वाटर एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी होती है उसी के बेसिस पर हम उसे इरिगेशन, उस लैंड को हम इरिगेट भी करते हैं। सब में इक्वली वाटर हम नहीं दे सकते, सबको अपने अपने क्वालिटी के हिसाब से वाटर दिया जाता है। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ वाटर लॉगिंग। तो एक्सेस ऑफ वाटर जब जमा हो जाएगा तो वो वाटर लॉगिंग की कंडीशन जनरेट कर देता है। जनरली सैंडी सॉइल में कभी वाटर लॉगिंग की कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि वो वाटर जो है एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, वो उसे फ़ौरन जो है रिटेन कर देता है। तो दिस द वाटर लॉगिंग। नाउ इन दिस टॉपिक विल सी फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर। ये भी एक तरह का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था आगे आफ्टर इरिगेशन था, वो है हमारा फर्टिलाइजर मैन्यूर। थोड़ा सा हमने इसके बारे में स्टार्टिंग में बात की थी जब हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, जिसमें हमने सॉइल प्रिपरेशन की बात की थी। तो जनरली फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर की बात करेंगे, इसमें थोड़ा डिटेल में देखेंगे फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर द chemicals made in industries. They are the man made inorganic compounds. एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, दे आर मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एक तरह से मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, और ये किसी एक मतलब ये एक तरह से स्पेसिफिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, सीधे सीधे कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, और ये स्पेसिफिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल्स में हम आप देख सकते हैं, इसमें आपने नाम भी सुने होंगे, यूरिया, यूरिया आपने नाम सुना होगा। उसके बाद डीएपी, यूरिया है, उसके बाद डीएपी आपने सुना होगा। उसके बाद आपने एक और नाम सुना होगा एनपीके, एनपीके दैट इज़ नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, के का सिंबल होता है तो एनपीके। सो ये सर्टन एग्जांपल्स हैं आपके फर्टिलाइजर्स से। ये क्रॉप प्लांट्स को स्पेसिफिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है? बेनिफिट तो बहुत अच्छा है इनका, दे यूज टू गिव अ सडन इम्प्रूवमेंट इन द क्रॉप प्रोडक्शन। ये बहुत ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, प्रोडक्शन आपको बहुत अच्छा दे सकते हैं, लेकिन इनका सॉइल पे एक बुरा इफेक्ट होता है, हमारे एटमॉस्फेयर पे एक बुरा इफेक्ट होता है। लाइक इनके एक्सेस यूज़ से हमारे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो दिन ब दिन डिग्रेड हो जाती है, यानी हमारा सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। जैसे इस साल अगर हमने 1 kg ऑफ 1 kg ऑफ फर्टिलाइज़र यूज़ किया तो अगले साल उसकी कैपेसिटी जो है वो 2 kgs में बढ़ जाएगी, 3 kgs में बढ़ जाएगी। तो डे बाय डे इट विल बी इंक्रीज़ इन ईच हार्वेस्ट, हर बार वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए हार्मफुल भी है। बस बेनिफिट इतना ही है कि ये सडन प्रोड्यूस देते हैं, लेकिन इनसे सॉइल पर एक जो है अच्छा असर नहीं पड़ता है। प्लस अगर एक्सेस ऑफ हमने फर्टिलाइज़र यूज़ किया है तो ये वाटर के साथ वॉशअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आसपास के वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूट करते हैं, एंड दिस पॉल्यूशन इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन। ये पॉल्यूशन बहुत हार्मफुल होता है, खास करके एक्वेटिक लाइफ के लिए। तो ये आपका फर्टिलाइजर्स हो गया क्लियर।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैन्यूर्स। मैन्यूर्स जनरली जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है इनऑर्गेनिक, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब जो नॉन लिविंग से आ रहा हो, और ऑर्गेनिक का मतलब है जो कि लिविंग से आ रहा हो। तो जैसे काउडंग हो गया आपका, काउडंग काउडंग हो गया, फिर यूरिन हो गया, फिर उसके बाद प्लांट वेस्ट हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया। ये सब क्या है, एक तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट है जो कि एक जगह हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसको वहाँ पड़ा रहता है और वो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ की वजह से डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद फाइनली जो उसमें कन्वर्ट होता है वो क्या बना देता है, वो मैन्योर बना देता है। उसको फिर बाद में अपने फील्ड में उसे यूज़ कर सकते हैं। ये स्लो एक्शन वाला होता है, इतना सडन रिस्पांस नहीं मिलता है जितना हमें फर्टिलाइज़र में मिलता है, लेकिन मैन्योर हमारे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। ये धीरे धीरे सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करता है, सॉइल में ह्यूमस का जो कंटेंट है, सॉइल में जो ह्यूमस का जो कंटेंट है उसको इम्प्रूव करता है, प्लस धीरे धीरे सॉइल की प्रोडक्टिविटी, सॉइल की जो क्वांटिटी है प्रोडक्शन की, उसे भी इम्प्रूव करता है। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपने गोबर गैस प्लांट के बारे में सुना होगा। गोबर गैस प्लांट में जो लास्ट में रेसिड्यू निकलता है उसका भी बहुत अच्छा यूज़ हम इसे एज ए मैन्यूर में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैन्यूर हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है फर्टिलाइज़र्स के रिस्पेक्ट में। हालांकि इसका यूज़ जो है उतना सडन रिस्पांस नहीं देता, स्लो रिस्पांस मिलता है, लेकिन इसका बेनिफिट हमारे पास ज़्यादा है, ये हमारे लिए हार्मफुल ज़्यादा है। सो दिस फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दिस वी विल सी अनदर वन टेक्निक ऑफ इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए एक दूसरी भी टेक्निक है, हम देखेंगे, दैट इज़ मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग, देन क्रॉप रोटेशन, क्लियर। तो ये कुछ टेक्निक्स हमारे पास है मिक्स क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन की, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि हम एक फील्ड में दो तरह के क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, दो तरह के जो एक साथ हो। जैसे हम वीट के साथ मस्टर्ड कर सकते हैं, वीट के साथ हम मस्टर्ड कर रहे हैं, वीट के साथ हम ग्राम कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि ये मिक्स क्रॉपिंग जब होगा तो मिक्स क्रॉपिंग में दो तरह के क्रॉप्स होंगे, तो जो एक क्रॉप होगा जो न्यूट्रिशन उसको नहीं चाहिए होगा वो दूसरे को लेगा, दूसरा वाला यूज़ कर लेगा, जो उसको नहीं चाहिए वो दूसरा वाला यूज़ कर लेगा। मीन्स व्हाट के एक दूसरे के म्यूचुअल डिपेंडेंस पर दोनों एक दूसरे का यूज़ करते हैं, एक दूसरे की न्यूट्रिटिव वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से दोनों के प्रोड्यूस हमको एक अच्छे अमाउंट में मिलते हैं। प्लस किसी तरह का अगर फेलियर ऑफ क्रॉप होता है तो दो क्रॉप होने की वजह से एक क्रॉप हमें फिर भी मिल जाता है। तो ये एक बेनिफिट है मिक्स क्रॉपिंग का। उसके बाद क्रॉप रोटेशन की बात करें तो क्रॉप रोटेशन में जनरली उस तरह की क्रॉप का हम यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उसका यूज़ भी बहुत होता है। मिक्स क्रॉपिंग में जनरली हमारे पास एक ही फील्ड होता है। जैसे हमारे पास एक फील्ड है तो हमने इसमें अभी पैडी का कल्टीवेशन किया। नाउ पैडी डज नॉट यूजेस नाइट्रोजन। एक तरह से पैडी क्या करता है कि उस सॉइल में नाइट्रोजन का कंटेंट, नाइट्रोजन को फिक्स करके छोड़ देता है, उसके अलावा बाकी न्यूट्रिशन को यूज़ करता है। जब पैडी की कल्टीवेशन होने के बाद हम इसमें वीट कल्टीवेट कर रहे हैं, अब वीट का रिक्वायरमेंट क्या है, वही नाइट्रोजन जो पैडी फिक्स करके गया हुआ है। तो अब वीट के लिए हमें एक्सेस ऑफ फर्टिलाइज़र की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैन्यूर की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नाइट्रोजन वो पैडी फिक्स करके गया है उसे कौन यूटिलाइज़ करेगा, वीट यूटिलाइज़ कर लेगा। सो दिस इज़ हाउ द क्रॉप रोटेशन वर्क्स आउट। मोर ओवर जो पेस्ट उस टाइम पे पैडी पे थे, हमारे क्रॉप रोटेशन करने के बाद जब वीट लगाया वो वहाँ से चले जाएंगे। तो हम पेस्ट के रेट को भी डिक्रीज़ कर सकते हैं, हम डिसीज़ के रेट को भी डिक्रीज़ कर सकते हैं, और इस तरह से हम अच्छा प्रोड्यूस ले सकते हैं। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, दोनों के दोनों। और इस तरह से हम सॉइल की फर्टिलिटी और प्लस पेस्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्लियर। अब जब क्रॉप हमारा ग्रो करता है, उसको हमने मैन्यूरिंग भी दी, मैन्यूज़ भी दिया, फर्टिलाइज़र भी दिया, तो उसके साथ साथ जो मेन क्रॉप होता है उसके साथ कुछ और क्रॉप्स भी हमारे ग्रो कर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वीड्स। मीन्स अनवांटेड प्लांट्स। जो हमारा मेन क्रॉप होता है उसके साथ ये क्रॉप्स भी
ग्रो करते हैं, और जब ये ग्रो करते हैं तो हमारे मेन क्रॉप के साथ कॉम्पीट करते हैं फॉर ईच एंड एवरी थिंग लाइक सनलाइट, न्यूट्रिशन, वाटर, हर चीज़ के लिए, इवन स्पेस ऑल्सो कॉम्पीट करते हैं, जिससे इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है और हमारा मेन क्रॉप जो है वो नहीं ग्रोथ कर पाता, और जिससे हमारा हार्वेस्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये क्रॉप्स साथ में ग्रो करते हैं जिसको हम वीड्स कहते हैं। अब इनको निकालना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनके निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं वीडिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड इज़ कॉल्ड एज वीडिंग। वीडिंग दो तरीके से की जा सकती है, एक तो मैनुअली भी हम कर सकते हैं और दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं बाई वी कैन यूज़ द व्हाट वी कॉल दैट केमिकल मेथड। केमिकल मेथड ऑल्सो वी कैन यूज़ फॉर वीडिंग। मैनुअल में हम यूज़ करते हैं एक डिवाइस, आपको पता होगा, खुरपा और खुरपी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉवेल, जिस कॉल्ड एज ट्रॉवेल। तो ये जो खुरपी है आपका, खुरपा है, ट्रॉवेल है, ये मैनुअली यूज़ होता है, आपने सबने यूज़ किया है, उससे हम वीड्स को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा फील्ड है तो कहाँ तक हम लोग इसको निकालेंगे, इसलिए हम तब क्या यूज़ करते हैं, तब हम केमिकल यूज़ करते हैं। वी यूज़ वीडिसाइड्स, हम इस दवा, ये वीडिसाइड एक तरह की दवा होती है, एक तरह का केमिकल होता है, जिसे हम यूज़ करते हैं इन वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हम क्या करते हैं, पूरे फील्ड में इस दवा को स्प्रे कर देते हैं, इस केमिकल को स्प्रे कर देते हैं, जिससे ये वीड्स अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मेन क्रॉप्स पे इनका कोई यूज़ नहीं है, मेन क्रॉप्स को ये डिस्ट्रॉय नहीं करते। लेकिन इनका सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट यही है कि ये भी एक तरह से पॉल्यूशन के एलिमेंट्स हैं। एक्सेस ऑफ वीड, अगर एक्सेस ऑफ दिस केमिकल को यूज़ कर रहे हैं तो ये सॉइल और साथ साथ वॉशअप होकर के आसपास के वाटर रिजर्वॉयर्स को ये नुकसान पहुंचाता है। तो हमें क्या करना है, इसका यूज़ जो है एक प्रॉपर अमाउंट में करना है, प्रॉपर तरीके से करना है। सो दिस द वेज। तो टू आर द वेज बाय विच वी कैन स्टॉप दिस वेड्स। ओके, दोनों, एक मैनुअल मेथड हो गया, एक आपका केमिकल मेथड हो गया। दिस हाउ वी कैन रिमूव। इवन इसमें एग्जांपल्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे इसमें हर्बिसाइड्स भी आप यूज़ करते हो। कुछ हर्ब्स ऐसे होंगे, उनको निकालने के लिए आप हर्बिसाइड्स का यूज़ कर सकते हो। व्हाट वी कैन यूज़ हर्बिसाइड्स ऑल्सो। उनको निकालने के लिए हम हर्बिसाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह के वीड्स होते हैं। तो दोनों तरह से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। एग्जांपल में आपके पास वीड्स, आपको पता ही होगा, ग्रास भी वीड में आता है, एमरंथस भी आपका वीड में आता है, चैनोपोडियम भी आपका वीड में आता है। तो इस तरह से कई सारे वीड्स हैं जिनको हम इससे निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये सब चीज़ें आपकी हो गई। अब आती है लास्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू सी इज़ द क्रॉप protection, that you will see in the next video.